ललित को अंकल राजीव के पास भेजा जा सकता था और जोरो के लिए वह मिहोक को ढूंढ सकता था। ईशान का मानना था कि शरद को मिहोक का पता चल जाना चाहिए। हालांकि ईशान के पास नैना और चॉपर के लिए कोई उपाय नहीं था। इस प्रकार ईशान काफी परेशान महसूस कर रहा था। हालांकि ईशान को यह उम्मीद नहीं थी कि ललित और जोरो की एक दूसरे से नजरें मिलाने के बाद उन्होंने निर्णय ले लिया। वे अपने साहसिक कार्य को जारी रखना चाहते थे। इससे ईशान को आश्चर्य हुआ, क्योंकि वह समझ गया था कि उनका यह चुनाव उन्हें कहीं अधिक कठिन रास्ते पर ले जाएगा। क्या तुम्हें इस बात पर पूरा यकीन है? ईशान ने पूछा। तुमने खुद देखा है, नई दुनिया और ग्रैंड लाइन का पहला हिस्सा दो बिल्कुल अलग अवधारणाएं हैं। तुम्हारी मौजूदा ताकत को देखते हुए मुझे डर है। जोरो ने कहा, यही तो हमें साहसिक कार्य करते रहना चाहिए। हमें नई दुनिया के साथ तालमेल बिठाना होगा। यहां तक कि उसोप, जिसके पास सबसे कम साहस था, ने आश्चर्यजनक रूप से जोरो की बात को गंभीरता से दोहराया। यह सही है, हम मजबूत योद्धा बनेंगे। हालांकि यह कहते हुए उसके पैर कांप रहे थे, लेकिन उसकी आंखें दृढ़ निश्चय से भरी थीं। ईशान ने लाल बालों वाले समुद्री लुटेरों की तरफ देखा और अचानक समझ गया, उसोप ने अपने पिता यासोप को देख लिया था, है ना? यद्यपि ललित की तरह वह शरद और अन्य लोगों से मिलने नहीं गया था, फिर भी लाल बालों वाले समुद्री डाकुओं की उपस्थिति ने उन्हें एक अकथनीय प्रेरणा दी थी। इससे ईशान को व्हाइटबियर्ड की कही बात याद आ गई। हाँ, जो पंखों के नीचे आश्रय पाते हैं वे विकसित नहीं हो सकते। जोरो भले ही उनका कनिष्ठ शिष्य हो, लेकिन उसका भी अपना रास्ता है और ईशान को सचमुच ज्यादा दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए। शायद अपने साहसिक कार्य को जारी रखने का उनका फैसला उन्हें दूसरे सुपरनोवा की तरह नई दुनिया में भारी असफलताओं की ओर ले जाएगा। लेकिन जब तक वे पूरी तरह से कुचले नहीं जाते, वे बढ़ते रहेंगे। कौन कह सकता है कि उन 2 सालों के प्रशिक्षण के बिना वे निश्चित रूप से असफल हो जाएंगे। हो सकता है कि उन्हें ऐसे अनोखे अवसर मिलें जिनका मूल कहानी में जिक्र नहीं था। ईशान के हस्तक्षेप से इतिहास पहले ही बदल चुका था, इसलिए भविष्य की यादें अब विश्वसनीय संदर्भ के रूप में काम नहीं कर सकती थीं। ऐसे में बेहतर यही था कि चीजों को अपने स्वाभाविक क्रम में चलने दिया जाए। अगर उन्हें कोई खतरा भी हो, तो जब तक ईशान नई दुनिया में था, वह गुप्त रूप से उनकी रक्षा करने का कोई रास्ता निकाल सकता था। यह सोचकर ईशान ने उन्हें रोकने की कोशिश करना बंद कर दिया और कहा, ठीक है, तो जब हम वापस लौटेंगे तो मैं व्हाइटबर्ड पायरेट्स से कहूंगा कि वे तुम्हें सबाउडी द्वीपसमूह वापस ले जाएं। तुम्हारा जहाज अभी भी वहीं है ना? पास में खड़े आरव ने मुस्कुराते हुए अपनी काउबॉय टोपी ढकी और कहा, यह मुझ पर छोड़ दो। इस समय शरद और उसका समुद्री डाकू दल भी जाने की तैयारी कर रहा था। चारों सम्राटों के अपने अपने इलाके थे और आम तौर पर अगर वे शत्रुतापूर्ण न भी हों तो भी वे शायद ही कभी मिलते थे। हालांकि शरद ने भीड़ में ललित को देखा, लेकिन वह चुपचाप वहां नहीं आया। इसके बजाय वह अपने दल को रेड फोर्स में ले गया और चला गया। व्हाइटबियर्ड समुद्री डाकू भी अपने अड्डे पर लौटने की तैयारी कर रहे थे। वे एडवोर आइलैंड रीफ इलाके में अब और नहीं रुकना चाहते थे। उन्होंने अपने घायल साथियों की मदद की, मृतकों के शवों को इकट्ठा किया और उन्हें दफनाने के लिए वापस ले जाने की तैयारी की। इसी समय न्यू एड युद्ध में नौसेना की हार की खबर पूरी दुनिया में फैल गई। चूंकि पूरे युद्ध का सीधा प्रसारण किया गया था, इसलिए जैसे ही नौसेना पीछे हटी, पूरी दुनिया पर एक भारी छाया छा गई। लोगों को समझ आ गया था कि नौसेना की यह हार प्रयास की कमी के कारण नहीं थी। योन को कार्तिक और शरद के लगातार प्रकट होने से पता चल रहा था कि युद्ध नौसेना के नियंत्रण से बाहर हो गया था।
सभी को यह स्पष्ट था कि ईशान और ड्रैगन हंटर्स पायरेट्स के युद्ध क्षेत्र में आने से पहले नौसेना के पास व्हाइट बर्ड पायरेट्स को हराने का मौका था। हालांकि ईशान के प्रकट होते ही युद्ध का पूरा रुख तुरंत पलट गया। लोगों को अचानक एहसास हुआ कि उनके अनजाने में समुद्र पर एक और दुर्जय शत्रु उभर आया है। इस युद्ध का सबसे बड़ा प्रभाव यह हुआ कि इससे समुद्री डाकुओं का मनोबल काफी बढ़ गया। यह कहना जरूरी है कि यह एक विडंबनापूर्ण स्थिति है। मूल कहानी के अनुसार अगर व्हाइट बर्ड समुद्री डाकू हार गए होते और एकलव्य न्यूगेट, जिन्हें व्हाइट बर्ड के नाम से भी जाना जाता है, की मृत्यु हो गई होती, तो उनके अंतिम शब्द द वन पीस असली है कहकर समुद्री डाकुओं को और भी ज्यादा सक्रिय और उत्पात मचाने के लिए प्रेरित करते। 4 सम्राटों में से एक के पतन के कारण व्हाइट बर्ड द्वारा संरक्षित कई स्थानों पर समुद्री डाकुओं ने कब्जा कर लिया होता। कई महत्वाकांक्षी समुद्री डाकू व्हाइट बर्ड की जगह लेने की कोशिश करते, जिससे समुद्र अराजकता और युद्ध में डूब जाता। अब व्हाइट बर्ड समुद्री डाकुओं की जीत और नौसेना के मनोबल के टूटने के साथ समुद्री डाकुओं की गतिविधियां और भी अधिक उग्र हो गई हैं। इस दृष्टिकोण से व्हाइट बर्ड समुद्री डाकुओं के विरुद्ध नौसेना का अभियान पूरी तरह से प्रतिकूल था। उनका उद्देश्य समुद्री डाकुओं को दबाना और उन पर प्रहार करना था, लेकिन अंत में उन्हें इसका विपरीत परिणाम मिला। सेनगोकू के लिए फ्लीट एडमिरल का पद वाकई चुनौतीपूर्ण है। समुद्री डाकुओं का दमन नौसेना का कर्तव्य है, फिर भी वह समुद्री डकैती की जड़ को खत्म नहीं कर सकता। चाहे वे जीतें या हारें, अंततः उसे अपनी इच्छित सफलता नहीं मिलती। वापसी के सफर में पूरा नौसेना बेड़ा खामोश था। यहां तक कि निचले दर्जे के सैनिक भी सोच रहे थे कि आखिर हालात ऐसे क्यों हो गए। कारण अलग अलग थे और बहुत से लोग इसे ठीक से समझ नहीं पाए। हालांकि एक निर्विवाद सत्य यह था कि एक अंतर्धारा यह विचार फैला रही थी कि नौसेना में सुधार की आवश्यकता है, कि नौसेना में सुधार की आवश्यकता है। जैसे जैसे न्यूज बर्ड्स दुनिया भर में रिपोर्टें दे रहे थे, नौसेना की अक्षमता की जनता की आलोचना बढ़ती जा रही थी। आम लोगों के लिए नौसेना हमेशा से उनकी रक्षक रही है। हालांकि व्हाइट बर्ड पायरेट्स के खिलाफ नौसेना की हार ने लोगों को असुरक्षित और भयभीत कर दिया। नतीजतन उन्होंने नौसेना की अक्षमता को बेतहाशा दोषी ठहराया और सवाल किया कि इतने सारे सदस्य देशों द्वारा हर साल विश्व सरकार को दिया जाने वाला भारी सैन्य खर्च कहाँ गया। वास्तव में समुद्री डाकुओं की गतिविधियों से भरी इस दुनिया में केवल कुछ ही देश शांति और समृद्धि का आनंद ले रहे थे। संसाधनों से समृद्ध और लाभप्रद भौगोलिक स्थिति वाले इन देशों के अलावा अधिकांश अन्य देश काफी गरीब थे। उनके नागरिकों को न केवल अपने राष्ट्रीय कर, बल्कि विश्व सरकार के कर और दिव्य ड्रैगन को स्वर्गीय श्रद्धांजलि भी चुकानी पड़ती थी। अत्यधिक करों का बोझ पहले से ही भारी था। जो लोग पहले से ही गुजारा करने के लिए संघर्ष कर रहे थे, उनके लिए एक मूर्ख राजा या अत्याचारी कर अधिकारियों का सामना करना उनके जीवन को और भी दयनीय बना देता था। पहले लोग इन करों को सहन कर लेते थे क्योंकि नौसेना उन्हें समुद्री डाकुओं के खतरों से बचाती थी। हालांकि इस हार की खबर के बाद वे इसे और सहन नहीं कर सके। हम हर साल जो पैसा देते हैं वह कहाँ गया? आरोप प्रत्यारोप और संदेह व्याप्त थे। उत्तेजित जनता ने न केवल नौसेना पर बल्कि विश्व सरकार पर भी अपना गुस्सा उतारा। खासकर दिव्य ड्रैगन को दी जाने वाली स्वर्गीय श्रद्धांजलि हमेशा से ही बेहद अनुचित रही थी। अब विश्व सरकार गहरी मुसीबत में थी क्योंकि ज्यादा से ज्यादा देश इस श्रद्धांजलि का विरोध करने लगे थे। नौसेना की हार ने उन्हें एक मजबूत बहाना दे दिया। मूल कहानी में नौसेना ने मरीनफोर्ड में युद्ध जीत लिया था और इन संघर्षों को अस्थायी रूप से दबा दिया था। हालांकि ईशान के हस्तक्षेप के कारण स्थिति बदल गई और ये संघर्ष तुरंत भड़क उठे।
नई दुनिया में एक सफेद द्वीप पर एक जगह जो लॉग पोस्ट द्वारा पहुंच योग्य नहीं है और केवल विवर कार्ड के माध्यम से सुलभ है। यह बाल्टिगो था, क्रांतिकारी सेना का मुख्यालय। इस समय रिवॉल्यूशनरी आर्मी का बेस अफरा तफरी में डूबा हुआ था। उनके कार्यकर्ता ट्रांसपोंडर स्नेल के जरिए दुनिया भर से खबरें इकट्ठा कर रहे थे। इस शोरगुल के बीच क्रांतिकारी सेना के नेता ड्रैगन हाथ में अखबार लिए ध्यानपूर्वक समाचार पढ़ रहे थे। एक लंबी चुप्पी के बाद ड्रैगन ने अंततः अखबार नीचे रखा और साबो से पूछा, तुम इस बारे में क्या सोचते हो? यह क्रांतिकारी सेना के लिए अच्छी बात है। साबो ने हल्के से मुस्कुराते हुए अपनी राय साझा की। ईशान ने बहुत अच्छा काम किया। व्हाइटबर्ड पायरेट्स की जीत ने विश्व सरकार और नौसेना को बेहद मुश्किल स्थिति में डाल दिया है। नौसेना मूल रूप से विश्व सरकार का सबसे मजबूत कार्ड थी, लेकिन अब बढ़ते संघर्षों के साथ देशों के लिए विश्व सरकार के साथ अपने पहले जैसे सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखना मुश्किल होगा। भारी सैन्य खर्च ने लंबे समय से राष्ट्रों में असंतोष पैदा किया है। मुझे लगता है कि अगले रेवेरी में काफी तमाशा होगा। हाँ, ड्रैगन ने सिर हिलाया। एक बार जब यह आकर्षक मुखौटा टूट जाएगा तो लोग इसके नीचे की टूटी हुई वास्तविकता को देख पाएंगे। इस घटना से विश्व सरकार के शासन की नींव फिर से हिल जाएगी। एक आह भरते हुए ड्रैगन अपनी कुर्सी पर पीछे झुक गया, विचारों में खोया हुआ। अगर मैं गलत नहीं हूं तो इस युद्ध के बाद सेनगोकू फ्लीट एडमिरल के पद से हटकर सेवानिवृत्त हो सकते हैं। विश्व सरकार उन्हें ज्यादा दोष नहीं देगी क्योंकि उन्होंने ब्लैकबियर्ड द्वारा मैरी जॉयस पर हमले के बाद नौसेना को तुरंत वापस बुला लिया था। वे सेनगोकू को हार की पूरी जिम्मेदारी नहीं देंगे, लेकिन इस युद्ध के नकारात्मक प्रभाव को कम करने के लिए उनके पास एक ही विकल्प है, नौसेना का नेतृत्व करने के लिए किसी और भी मजबूत व्यक्ति को नियुक्त करें। वह सिर्फ अकाइनू ही हो सकता है। साबो ने कहा, विश्व सरकार हमेशा से चाहती रही है कि अकाइनू सेंगोकू के बाद फ्लीट एडमिरल बने। कहना मुश्किल है। ड्रैगन ने सिर हिलाया। मत भूलो, अकाइनू ने इस युद्ध में अपने दोनों हाथ गंवा दिए। अब भी उसमें अपनी प्रभुत्व बनाए रखने लायक ताकत बची है या नहीं, यह तय नहीं है। साबो ने पूछा, क्या यह आओकिजी या किजारू में से कोई होगा जो कार्यभार संभालेगा? किजारू मेरे लिए एक पहेली है। कोई नहीं जानता कि अगर वह फ्लीट एडमिरल बन गया तो नौसेना में क्या बदलाव लाएगा, ड्रैगन ने जवाब दिया। लेकिन अगर आओकिजी सेंगोकू की जगह ले लेता है तो रिवॉल्यूशनरी आर्मी मुश्किल में पड़ सकती है। क्यों? साबो ने हैरान होकर पूछा। क्योंकि अगर यह आओकिजी है तो वह नौसेना को एक सच्ची नौसेना बना देगा। ड्रैगन ने अपना माथा रगड़ा। यह हमारी क्रांतिकारी सेना की गतिविधियों के लिए बहुत प्रतिकूल होगा। साबो ने सोच विचार कर सिर हिलाया। अब उसे समझ आने लगा था। क्रांतिकारी सेना का विकास और विकास मुख्यतः विभिन्न प्रकार के उत्पीड़न के कारण हुआ था। जहां कहीं भी उत्पीड़न हुआ वहां प्रतिरोध भी हुआ, और इस प्रक्रिया में नौसेना ने हमेशा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। चूंकि नौसेना विश्व सरकार के नियंत्रण के साधन के रूप में कार्य करती थी, इसलिए कई अप्रिय घटनाएं अवश्यंभावी रूप से घटित हुईं। क्रांतिकारी सेना को नौसेना के तीनों एडमिरलों के व्यक्तित्व की अच्छी समझ थी और उन्होंने उनका गहन विश्लेषण किया था। ड्रैगन का मानना था कि अगर आओकिजी फ्लीट एडमिरल के रूप में सफल होते हैं तो उनके व्यक्तित्व के कारण विश्व सरकार के साथ कुछ मुद्दों पर गंभीर टकराव हो सकता है, यहां तक कि नौसेना और विश्व सरकार के बीच दूरी भी पैदा हो सकती है। अगर विश्व सरकार अपनी नौसेना, जो नियंत्रण बनाए रखने के लिए उनकी मुख्य शक्ति थी, खो देती तो कई चीजें अप्रत्याशित हो जाती। हालांकि यह तय था कि क्रांतिकारी सेना पर इसका असर पड़ेगा।
लेकिन शायद हम जरूरत से ज्यादा सोच रहे हैं। ड्रैगन व्यंग्यात्मक ढंग से मुस्कुराया। शायद आओकी जी कभी फ्लीट एडमिरल के पद पर नहीं बैठेंगे। विश्व सरकार निश्चित रूप से नौसेना को अपनी मुट्ठी में रखना चाहेगी। ड्रैगन खड़ा होकर दरवाजे की ओर चलने लगा। साबो उसके पीछे गया और उत्सुकता से पूछा, अंकल ड्रैगन, आप कहाँ जा रहे हैं? मैं ईशान से मिलना चाहता हूँ। ड्रैगन ने आसमान की ओर देखा। समुद्री हवा उसके बालों को ऊपर उठा रही थी। उसने कहा, जब ईशान रिवॉल्यूशनरी आर्मी में शामिल हुआ था तो मुझे पता था कि वह कुछ सरप्राइज लाएगा, और अब यह सच साबित हो गया है। उसकी मौजूदगी ने हमारी प्रगति को तेज कर दिया है। शायद अब हमारे छिपने का समय खत्म हो गया है। ऐसे में साबो मुस्कुराया और अपनी टोपी ठीक की। क्या मैं तुम्हारे साथ चलूं? जरूरत नहीं, रिवॉल्यूशनरी आर्मी हेडक्वार्टर को तुम्हारी जरूरत है। ड्रैगन मुस्कुराते हुए पीछे मुड़ा। तुम यहीं रहो, मैं खुद हमारे थर्ड इन कमांड से मिलने जाता हूं। समय इंसानी इच्छा शक्ति की परवाह किए बिना आगे बढ़ता रहता है और घटनाएं उम्मीद के मुताबिक ही घटित होती हैं। अगले कुछ दिनों में एक के बाद एक बड़ी खबरें सामने आती रहीं। सबसे पहले ब्लैकबर्ड समुद्री डाकुओं द्वारा मैरी जॉयस पर हमला करने की खबर फैली। हालांकि विश्व सरकार ने इसे छुपाने की कोशिश की, लेकिन वे इसे पूरी तरह से छुपा नहीं पाए। आखिरकार सबाउडी द्वीपसमूह रेड लाइन के बहुत करीब है। जब ब्लैकबर्ड पायरेट्स ने मैरी जॉयस पर हमला किया तो उन्होंने कई इमारतों में आग भी लगा दी। आसपास के कुछ लोगों ने घना धुआं देखा। इसके अलावा चूंकि मैरी जॉयस कई लोगों के लिए रेड लाइन पार करके नई दुनिया में प्रवेश करने का एक प्रमुख मार्ग है, इसलिए विश्व सरकार ने हमले के बाद तुरंत इस मार्ग को बंद कर दिया और प्रवेश द्वार को अवरुद्ध कर दिया। हालांकि जैसे जैसे समय बीतता गया, नई दुनिया में प्रवेश न कर पाने वाले लोग सोचने लगे कि आखिर हुआ क्या था। अंततः जब सच्चाई उजागर हुई तो दुनिया भर में हंगामा मच गया। यह घटना साबित करती है कि समुद्री डाकुओं पर भरोसा करना मुश्किल है। मरीनफोर्ड स्थित फ्लीट एडमिरल के कार्यालय में कुजान सेनगोकू के सामने बैठे और अपने विचार व्यक्त कर रहे थे। हाल के युद्ध से निराश सेनगोकू पहले से ही अपनी सेवानिवृत्ति की योजना बना रहे थे। हालांकि उन्होंने हमेशा कुजान को अपना उत्तराधिकारी चुना था, इसलिए अब वे कुजान की शासन अवधारणाओं पर ध्यान दे रहे थे। फ्लीट एडमिरल सेनगोकू, अगर मैं आपका उत्तराधिकारी होता तो सबसे पहले शिचिबुकाई व्यवस्था को खत्म कर देता। कुजान ने घुटनों पर हाथ रखकर गंभीर भाव से कहा, मेरा हमेशा से मानना रहा है कि दूसरे समुद्री डाकुओं पर लगाम लगाने के लिए समुद्री डाकुओं का इस्तेमाल करना उचित नहीं है। चाहे अलाबस्ता की घटना हो या ड्रेसरोसा की, दोनों ही इस बात को साबित करती हैं। ये शक्तिशाली और क्रूर समुद्री डाकू, जिन्हें एक बार विश्व सरकार और नौसेना का संरक्षण मिल गया, और भी बड़ी तबाही मचा सकते थे। इसके अलावा महत्वपूर्ण क्षणों में उनकी निष्ठा समुद्री डाकुओं के साथ बनी रहती है। वे कभी भी नौसेना के साथ सच्चे दिल से नहीं जुड़ेंगे। इस युद्ध में चाहे वह जयदेव हो, ड्रैक्यूल मिहॉक हो, भावना हैनकॉक जो अमेजन लिली लौट आई हैं, या अब लापता गेको मोरिया, इनमें से किसी ने भी अपनी अपेक्षित भूमिका नहीं निभाई। हमारी नौसेना अब उन पर भरोसा नहीं कर सकती। यदि ईशान यहाँ होते तो उन्हें यह जानकर आश्चर्य होता कि कुजान के विचार वास्तव में मूल समयरेखा में राघव चौहान के विचारों के समान थे। दोनों का उद्देश्य शिचिबुकाई प्रणाली को समाप्त करना था। लेकिन क्या सचमुच चीजें वैसी ही घटित हो सकती हैं जैसा कुजान ने कल्पना की है? सेनगोकू कुजान के विचारों के बारे में अनिर्णित रहे तथा कोई भी राय व्यक्त करने से बचते रहे।
फ्लीट एडमिरल के उच्च पद पर रहते हुए सेनगोकू इन मुद्दों को कैसे नहीं देख पाए या उन पर विचार करने से कैसे चूक गए। कुजान ने शिचिबुकाई व्यवस्था को समाप्त करने की जो बात कही थी वह निस्संदेह सेनगोकू के मन में पहले भी आई होगी। हालांकि उन्हें लगा कि यह विचार तो अच्छा था, लेकिन कुजान शायद बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं। शिचिबुकाई व्यवस्था की कमियां स्पष्ट थीं। हर कोई ड्रैक्यूल मिहॉक जैसा नहीं था जो बिना कोई दल बनाए अकेले काम करता हो। वे समुद्री डाकू थे और ताकतवर भी। उनसे यह उम्मीद करना बेमानी था कि वे कानून का पालन करते हुए खुद को विकसित करेंगे। नतीजतन कई अंधेरे पहलू अनिवार्य रूप से उभरे और इन शिचिबुकाई को भर्ती करने के लिए विश्व सरकार और नौसेना को अक्सर ऐसे मामलों से आंखें मूंद लेनी पड़ती थीं। जब तक यह उस स्तर तक नहीं पहुंच जाता जहां इससे जनता में आक्रोश भड़क उठता, वे आमतौर पर इसे चुनिंदा रूप से अनदेखा करना पसंद करते थे। इस प्रकार सेनगोकू को स्पष्ट रूप से समझ आ गया कि नौसेना का तथाकथित न्याय का नाम कभी कभी सिर्फ एक नारा होता है। यही कारण था कि वह उस समय ईशान के सवालों का जवाब नहीं दे पाया था। हालांकि शिचिबुकाई व्यवस्था को वास्तव में समाप्त करना बहुत कठिन होगा। सबसे पहले, हालांकि शिचिबुकाई की वर्तमान संख्या पहले से ही अपर्याप्त थी, उनके शिचिबुकाई दर्जे को समाप्त करने की घोषणा से दुनिया में तुरंत कई शक्तिशाली समुद्री डाकू जुड़ जाएंगे। नौसेना, जो न्याय का रक्षक बल है, के रूप में उन्हें इन नए घोषित शत्रुओं से कैसे निपटना चाहिए। वे उन्हें अनदेखा तो नहीं कर सकते थे, यह दिखावा करके कि उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है ना। लेकिन अगर उन्होंने उन्हें दबाने के लिए सेना भेजी तो युद्ध में भारी नुकसान के बाद वे क्या करेंगे। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि शिचिबुकाई मूलतः एक ध्वज था, शांति का ध्वज। समुद्र विशाल था और सभी समुद्री लुटेरों का सफाया करना असंभव था। हालांकि जब तक शांति का यह ध्वज अस्तित्व में था, इसने समुद्री लुटेरों को शासन स्वीकार करने और समर्पण करने का मार्ग प्रदान किया। सेनगोकू हमेशा से कुजान आओकिजी को अपना उत्तराधिकारी बनाने के लिए उत्सुक था। वह समझता था कि कुजान इन बाधाओं के प्रति अनभिज्ञ नहीं हो सकता। कुजान ने उसके सामने यह बात शायद सिर्फ एक विचार के रूप में रखी थी, वह धीरे धीरे इस दिशा में काम करेगा और इस विचार को साकार करने के लिए इन बाधाओं को चरणबद्ध तरीके से दूर करेगा। इसलिए सेनगोकू ने अभी कोई भी राय व्यक्त करने से परहेज किया। चूंकि वह सेवानिवृत्ति के कगार पर हैं, इसलिए उन्हें इन मामलों में ज्यादा दखल नहीं देना चाहिए। फिर भी उसने कुजान को धीरे से याद दिलाया, कार्रवाई करने से पहले यह सुनिश्चित कर लो कि यह संभव है। कुजान ने सिर हिलाकर इशारा किया कि वह समझ गया है। कुजान के जाने के बाद सेनगोकू अपनी कुर्सी पर आराम से बैठ गया और दूसरे मामलों पर विचार करने लगा। उन्हें उम्मीद थी कि कुजान उनकी जगह ले लेंगे। कुजान के स्वभाव के कारण वह बढ़ती हुई उग्र नौसेना के लिए एक अच्छा अवरोधक बन सकते थे और उसमें ज्यादा मानवीयता ला सकते थे। हालांकि सेनगोकू को यह समझ आ गया था कि कुजान के सत्ता में आने के रास्ते में एक बड़ी बाधा है, अकैनु। विश्व सरकार के सर्वोच्च नेता पांचों बुजुर्ग हमेशा से अकैनु के पक्षधर रहे थे। उन्होंने सेनगोकू के सामने एक से ज्यादा बार सूक्ष्म रूप से संकेत दिया था कि उन्हें उम्मीद है कि एडमिरल साकाजुकी फ्लीट एडमिरल का पद संभालेंगे। अकैनु की पूर्ण न्याय की अवधारणा का न केवल नौसेना में मजबूत समर्थन था, बल्कि पांचों बुजुर्ग भी इसकी बहुत सराहना करते थे। वे संगठन में ऐसे ही वफादार लोगों को उभरते देखना चाहते थे। हालांकि सेनगोकू इस बात से चिंतित था। व्हाइटबर्ड समुद्री डाकुओं के खिलाफ युद्ध में नौसेना की हार के बाद वह नौसेना के भीतर बढ़ती बेचैनी को महसूस कर सकता था। नौसेना के भीतर अब एक बहुत ही असामान्य घटना घट रही थी।
उनका मानना था कि अगर काले अजगर ईशान, कार्तिक और लाल बालों वाले शरद का आक्रमण न होता तो नौसेना युद्ध जीत जाती। इसलिए पीछे हटने के बाद भी वे हारे हुए महसूस नहीं कर रहे थे, बल्कि वे नौसेना की गरिमा को बहाल करने के लिए उत्सुक थे। लंबे समय से नौसेना का जीत में विश्वास इस समय उल्टा पड़ने लगा था। वे असफलता का सामना नहीं कर सकते थे और उससे बचते दिख रहे थे। कई लोग हालांकि नौसेना में सुधारों की उम्मीद कर रहे थे, उन्हें लगा कि नौसेना को अपनी सेना का विस्तार करना चाहिए और अपनी शक्ति को फिर से मजबूत करना चाहिए। नौसेना के भीतर बेचैनी और कट्टरपंथ चुपचाप फैल रहा था। अगर इन परिस्थितियों में अकेनो फ्लीट एडमिरल बन जाते तो इससे और भी बड़ी तबाही हो सकती थी। सेनगोकू को यह पूर्वाभास था कि यदि अकेनो सत्ता में आया तो वह नौसेना को ऐसी खाई में ले जाएगा जहां से वापसी संभव नहीं होगी। चूंकि अकेनो की दोनों भुजाएं बेकार हो चुकी थीं, इसलिए वापस आते ही उसकी तुरंत आपातकालीन सर्जरी करवाई गई। इसलिए वह नौसेना मुख्यालय में नहीं बल्कि नौसेना विज्ञान इकाई में था। एक डेविल फ्रूट उपयोगकर्ता होने के नाते अकेनो के पास जेफायर जैसी यांत्रिक समुद्री पत्थर की भुजाएं नहीं हो सकती थीं। हालांकि पैसिफिस्टा परियोजना में डॉक्टर वेगापंक की सफलता ने नौसेना विज्ञान इकाई के लिए बहुत सारी साइबॉर्ग तकनीक इकट्ठा कर ली थी जो अकेनो को ठीक होने में मदद कर सकती है। सेनगोकू को नहीं पता था कि इस सुधार में कितना समय लगेगा, शायद 1 महीना, शायद 2 महीने, लेकिन उसके लिए यह एक बेहतरीन मौका था। वह नौसेना मुख्यालय से अकेनो की अनुपस्थिति का फायदा उठाकर विश्व सरकार पर तुरंत कोई फैसला लेने के लिए दबाव डाल सकता था और यह सुनिश्चित कर सकता था कि फ्लीट एडमिरल का पद आओकीजी को सौंप दिया जाए। हाँ, विभिन्न चिंताओं के कारण सेनगोकू ने अकेनो की वापसी से पहले फ्लीट एडमिरल पद के परिवर्तन को अंतिम रूप देने का निर्णय लिया। इस मामले के अलावा ब्लैकबियर्ड समुद्री डाकुओं का मुद्दा भी था। नौसेना युद्ध के दौरान मैरी जियोइस पर ब्लैकबियर्ड समुद्री डाकुओं के हमले ने विश्व सरकार और सेलेस्टियल ड्रैगन के क्रोध को पहले ही भड़का दिया था। जिस बात का उन्हें डर था, आखिरकार वही हुआ। जब से ईशान ने मुस्गरुर परिवार के वारिस को मारा था, तब से उन्हें डर था कि यह कृत्य दूसरों को प्रेरित करेगा और विश्व कुलीनों पर हमलों की लहरें पैदा करेगा। अब यह स्थिति सचमुच दोहराई गई थी। ईशान से निपटते समय पहचान चिप को लेकर चिंताओं के कारण सेलेस्टियल ड्रैगन्स और विश्व सरकार ने अंततः समझौता करने का फैसला किया। उन्होंने मुस्गरुर परिवार की पहचान चिप को सफलतापूर्वक पुनः प्राप्त करने के लिए 10 अरब बेली की फिरौती दी और समुद्र के 7 सरदारों में एक पद प्राप्त किया। हालांकि इस बार ब्लैकबर्ड पायरेट्स का हमला और 3 सेलेस्टियल ड्रैगन की हत्या ईशान द्वारा किए गए हमले से कहीं अधिक भयानक थी। पिछली घटना के कारण मैरी जियोइस में सुरक्षा काफी बढ़ा दी गई थी, लेकिन ब्लैकबियर्ड ने मैरी जियोइस में प्रवेश पाने के लिए शिचिबुकाई के रूप में अपनी स्थिति का फायदा उठाया था। यह एक बहुत बड़ी चूक थी। अब क्रोधित विश्व सरकार और सेलेस्टियल ड्रैगन ने न केवल ब्लैकबर्ड टीच का सरदार का दर्जा तुरंत रद्द कर दिया, बल्कि यह भी आदेश दिया कि कोई भी शिचिबुकाई किसी भी बहाने मैरी जियोइस के पास न जाए। इसके अलावा चूंकि इस बार ब्लैकबियर्ड पायरेट्स को सेलेस्टियल ड्रैगन्स पर कोई बढ़त नहीं मिली थी, इसलिए विश्व सरकार को उनसे कोई आपत्ति नहीं थी। उन्होंने नौसेना को ब्लैकबियर्ड पायरेट्स को किसी भी कीमत पर नष्ट करने के सख्त आदेश जारी किए और ब्लैकबियर्ड पायरेट्स का पता लगाने के लिए पूरे न्यू वर्ल्ड में अपने खुफिया एजेंट तैनात कर दिए। इस कमान ने सेनगोकू को सिरदर्द दे दिया। व्हाइटबियर्ड पायरेट्स से हारने के बाद नई दुनिया में नौसेना की पहले से ही कमजोर उपस्थिति और भी कम हो जाती। ऐसी परिस्थितियों में नई दुनिया में ब्लैकबियर्ड पायरेट्स का पता लगाना बहुत मुश्किल होता। इसके अलावा ब्लैकबियर्ड पायरेट्स से निपटने के लिए कम से कम 2 नौसेना एडमिरल की आवश्यकता होगी
और नौसेना में इस समय सैनिकों की कमी थी। सेनगोकू ने अपने पूर्वाग्रहों को दरकिनार करके व्हाइटबियर्ड पायरेट्स के साथ सहयोग करने पर भी विचार किया। वह जानता था कि इस घटना के बाद व्हाइटबियर्ड पायरेट्स नई दुनिया में ब्लैकबियर्ड टीच का पूरी ताकत से पीछा करेंगे। अगर वह व्हाइटबियर्ड पायरेट्स के साथ सहयोग के लिए नौसेना की खुफिया जानकारी का आदान प्रदान कर सके तो शायद वे व्हाइटबियर्ड पायरेट्स का इस्तेमाल विश्व सरकार और सेलेस्टियल ड्रैगन के आदेशों को पूरा करने के लिए कर सकें। अगले 2 हफ्तों तक सेनगोकू विश्व सरकार के साथ संवाद में व्यस्त रहा। पांचों बुजुर्ग आओकिजी के फ्लीट एडमिरल बनने के विचार से बहुत असंतुष्ट थे। हालांकि अकेनो की सर्जरी चल रही थी और उसके ठीक होने की कोई संभावना नहीं थी, इसलिए पांचों बुजुर्गों के पास सेनगोकू के आग्रह को अनिच्छा से स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, जिससे आओकिजी को अस्थायी रूप से फ्लीट एडमिरल का पद संभालने की अनुमति मिल गई। इस प्रकार न्यू एड युद्ध के बाद दूसरे सप्ताह में पहली बड़ी खबर की घोषणा की गई। फ्लीट एडमिरल सेनगोकू सेवानिवृत्त हो गए थे और उन्होंने अपना पद त्याग दिया था तथा एडमिरल आओकिजी उनके स्थान पर नौसेना के नए फ्लीट एडमिरल बने। जब समाचार पत्रों ने दुनिया के कोने कोने में समाचार पत्रों के माध्यम से यह संदेश पहुंचाया, तब ईशान अपने ड्रैगन हंटर समुद्री डाकुओं के साथ स्काई आइलैंड पर लौटा ही था और पुनः प्रस्थान की तैयारी कर रहा था। समाचार देखकर ईशान की भौहें तुरंत तन गईं। क्या हुआ? ऋतु ने धीरे से पूछा और ईशान को चाय का कप दिया। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि सेनगोकू और आओकिजी ने गलत कदम उठाया है, ईशान ने भौहें चढ़ाते हुए कहा। वाकई यह एक गलत कदम है, मगरमच्छ ने ठंडे व्यंग्य से बीच में ही टोक दिया। सेनगोकू शायद आओकिजी को ऊपर पहुंचाना चाहता था, लेकिन वह भूल गया कि अकेनु ऐसा इंसान नहीं है जो स्वेच्छा से गौण भूमिका निभाएगा। जरा ठहरो, नौसेना के लिए कुछ दिलचस्प समय आने वाला है। मगरमच्छ की बातें सुनकर पास खड़े उरूज ने कुछ असमंजस के साथ दोनों से पूछा, कैप्टन, क्या आपका मतलब है कि जब अकेनु नौसेना मुख्यालय लौटेगा तो उथल पुथल हो सकती है? ईशान ने मौखिक रूप से कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उनकी भारी सिर हिलाहट बहुत कुछ कह गई। ऐसा तो नहीं हो सकता, है ना? लक्ष्य ने बीच में ही टोक दिया। अगर अकेनु असंतुष्ट भी हो तो भी आओकिजी तो फ्लीट एडमिरल बन ही चुका है। वह अपने वरिष्ठ को खुलेआम चुनौती तो नहीं देगा, है ना? तुम गलत हो, ईशान ने सुधारा। बात आओकिजी की अवज्ञा करने की नहीं है। पूरी संभावना है कि अकेनु फ्लीट एडमिरल का पद वापस पाने के लिए उसे सीधे चुनौती देगा। ईशान ने आगे कहा, सेनगोकू ने भी शायद तुम्हारी तरह ही सोचा होगा। उसे लगता होगा कि एक बार पद पक्का हो जाने पर अकेनु उसे स्वीकार कर लेगा। लेकिन मुझे लगता है कि सेनगोकू ने अकेनु की महत्वाकांक्षा को कम करके आंका था। मत भूलो, अकेनु एक बेहद वफादार रक्षक कुत्ता है जिसे विश्व सरकार के उच्च अधिकारियों का मजबूत समर्थन प्राप्त है। इसके अलावा अकेनु की अनुपस्थिति में आओकिजी को नियुक्त करने का सेनगोकू का फैसला बिल्कुल भी मानक प्रक्रिया नहीं है, जिससे आगे चलकर बड़ी मुसीबतें जरूर खड़ी होंगी। ईशान ने अनुमान लगाया कि अगर स्थिति उलट होती, अगर अकेनु आओकिजी के घायल होने पर फ्लीट एडमिरल बन जाता तो शायद अकेनु अपने व्यक्तित्व के कारण इसे स्वीकार कर लेता। हालांकि अकेनु के मामले में ईशान ने आह भरते हुए भविष्यवाणी की कि अकेनु और आओकिजी के बीच फ्लीट एडमिरल पद के लिए लड़ाई फिर से हो सकती है। और अगर आओकिजी अब निहत्थे अकेनु को हरा भी दें तो भी विश्व सरकार के उच्चस्तरीय अधिकारियों के कड़े विरोध के कारण वह पद हासिल नहीं कर पाएंगे। वे उसे रोकने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। चाहे आओकिजी वास्तव में अकेनु से लड़े या नहीं, इस स्थिति में वह हारेगा ही।
सेनगोकू का रिटायरमेंट से पहले उठाया गया आखिरी कदम वाकई एक गलत कदम था। उसने बहुत जल्दबाजी में काम किया था। इस परिणाम की उम्मीद न केवल ईशान और उनकी टीम को थी, बल्कि कई अन्य लोगों को भी थी। जैसी कि उम्मीद थी, अओकिजी द्वारा फ्लीट एडमिरल की भूमिका संभालने के लगभग 2 सप्ताह बाद अकेनु सर्जरी के बाद वापस लौट आया। लौटने पर अकेनु नए फ्लीट एडमिरल आओकिजी को श्रद्धांजलि देने नहीं गए, बल्कि सीधे मैरीजॉयस पहुंच गए और 5 बुजुर्गों से मिले। इसके तुरंत बाद विश्व सरकार के अधिकारी अकेनु के साथ मरीनफोर्ड स्थित नौसेना मुख्यालय पहुंचे और आओकिजी के सामने एक प्रस्ताव रखा। उन्होंने यह बहाना बनाया कि आओकिजी की नियुक्ति के समय अकेनु अनुपस्थित थे, जिससे नए फ्लीट एडमिरल के पुनर्निर्वाचन की आवश्यकता का सुझाव दिया गया। उन्होंने एक उचित समाधान सुझाया। अगर आओकिजी इस निर्णय से असंतुष्ट थे, तो वे अकेनु से द्वंद्वयुद्ध कर सकते थे और विजेता नौसेना की कमान संभालेगा। उस पल आओकिजी के क्रोध की कल्पना ही की जा सकती है। यह स्थिति आओकिजी के लिए फ्लीट एडमिरल पद तय करने की उनकी मूल लड़ाई से भी ज्यादा क्रोधित करने वाली थी। दोनों के बीच पहले हुए द्वंद्व को अब भी एक निष्पक्ष लड़ाई माना जा सकता था, लेकिन इस बार यह एक बड़े कांड में बदल गया था। यहाँ तक कि सेनगोकू भी घबरा गया और गुस्से में 5 बुजुर्गों से भिड़ गया, उनके पीछे हटने का विरोध करते हुए। हालांकि चूंकि सेनगोकू ने अपने कर्तव्यों को आओकिजी को सौंपकर पूरी तरह से सेवानिवृत्त हो चुके थे, इसलिए विश्व सरकार अब उनकी राय को महत्व नहीं देती थी। हालांकि 5 बुजुर्गों ने उनका गुस्सा शांत करने के लिए उनसे विनम्रता से बात की, लेकिन उन्होंने अपना फैसला नहीं बदला। इस घटना से पूरे नौसेना मुख्यालय में हंगामा मच गया, लेकिन आओकिजी पूरी तरह से निराश हो गए। वह कोई मूर्ख नहीं था और साफ देख सकता था कि विश्व सरकार एक आज्ञाकारी नौसेना चाहती थी जिसे वे नियंत्रित कर सकें। फ्लीट एडमिरल का पद, जो इतना महत्वपूर्ण लगता था, विश्व सरकार की नज़र में उनके अधिकार क्षेत्र का एक और विभाग मात्र था। इसलिए उनके मनमौजी और बचकाने निर्णय। फ्लीट एडमिरल बनने से पहले आओकिजी ने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा होगा, लेकिन अब जब उन्होंने यह भूमिका संभाल ली है, तो विश्व सरकार द्वारा पद से हटाए जाने से उन्हें बहुत अपमान का अनुभव हुआ। द्वंद्वयुद्ध की कोई आवश्यकता नहीं है। आओकिजी ने शांत होते हुए भावशून्य भाव से 5 बुजुर्गों के सुझाव को अस्वीकार कर दिया और कहा, मैं फ्लीट एडमिरल के पद से और एडमिरल के रूप में अपनी भूमिका से इस्तीफा देता हूं। यह बयान देने के बाद आओकिजी बिना एक शब्द कहे नौसेना मुख्यालय से चले गए। विश्व सरकार की असलियत समझकर वह अकेनु के साथ द्वंद्वयुद्ध के लिए कैसे राजी हो सकता था। वह समझ गया था कि चाहे वह जीते या हारे, वह अपनी कुर्सी नहीं बचा पाएगा। इसलिए वह निर्णायक रूप से वहां से चला गया। इस घटना का नौसेना पर बेहद गहरा असर पड़ा, दोनों के बीच हुए द्वंद्वयुद्ध से भी कहीं ज्यादा बुरा, जिसने मूल रूप से फ्लीट एडमिरल का पद तय किया था। आओकिजी को अकाइनो ने असल में उसके पद से नीचे खींच लिया था। कई लोगों के लिए यह तरीका बेहद अपमानजनक था। आओकिजी के जाने के बाद नौसेना के कई उच्चपदस्थ अधिकारियों ने आश्चर्यजनक रूप से एक साथ इस्तीफा दे दिया। इनमें 15 लेफ्टिनेंट कमांडर, 6 कर्नल और 3 रियर एडमिरल शामिल थे। ये सभी सीधे आओकिजी के अधीन थे। इस बार उन्होंने उनके साथ जाने का फैसला किया। सूर्या भी उनमें से एक था, और कुइना भी। सूर्या के बारे में ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं थी। आओकिजी के साथ उनके हमेशा से ही अच्छे संबंध रहे थे और वे लंबे समय से विश्व सरकार के कुछ कार्यों से असंतुष्ट थे। उनका इस्तीफा विश्व सरकार के प्रति अपनी नाराजगी जाहिर करने का एक तरीका था। जहां तक कुइना की बात है,
वह समझती थी कि युद्ध के मैदान में उसके कार्यों के कारण फ्लीट एडमिरल बनने के बाद अकायनू द्वारा उसे निश्चित रूप से निशाना बनाया जाएगा। इस प्रकार यहाँ एक महत्वपूर्ण मोड़ आया। मूल समय रेखा में हालांकि आओकिजी ने भी द्वंद्व युद्ध हारने के बाद नौसेना छोड़ दी थी, लेकिन उन्होंने ऐसा अकेले ही किया था। हालांकि इस बार कई अधीनस्थों ने उनका अनुसरण करने का निर्णय लिया। नौसेना के इतिहास में यह पहली बार था जब विभाजन हुआ था। हालांकि इसका पैमाना बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन इसका असर बहुत गहरा था। इसने विश्व सरकार को पूरी तरह से चौंका दिया, यहाँ तक कि ईशान को भी स्तब्ध कर दिया। आओकिजी ने इस्तीफा देने के लिए मजबूर होने से पहले केवल 15 दिनों तक फ्लीट एडमिरल के रूप में कार्य किया, जिससे वे नौसेना के इतिहास में सबसे कम समय तक सेवा देने वाले फ्लीट एडमिरल बन गए। जब यह विस्फोटक खबर अखबारों के माध्यम से दुनिया भर में फैली तो समुद्री लुटेरों ने इस स्थिति का जमकर मजाक उड़ाया, जबकि आम लोग निराशा में डूब गए। वे विश्व सरकार की कार्रवाइयों को पूरी तरह से नहीं समझ पाए थे, लेकिन एक नौसेना एडमिरल को भगाना हर कोई देख सकता था। नौसेना न केवल युद्ध में हार गई थी, बल्कि अब आत्मविनाश की ओर अग्रसर प्रतीत हो रही थी। हालांकि अकैनो खुद इसे इस तरह नहीं देखता था और न ही विश्व सरकार। हालांकि आओकिजी गुस्से में चले गए, लेकिन दुनिया उनके बिना भी घूमती रहेगी। इसके अलावा उनके जाने के अपने फायदे भी थे। कम से कम नौसेना के भीतर अब एक एकजुट आवाज होगी। बचे हुए एडमिरल किजारू भले ही अविश्वसनीय थे, लेकिन परिस्थितियों के अनुसार ढलना जानते थे। उन्होंने फ्लीट एडमिरल के पद के लिए अकैनो के साथ प्रतिस्पर्धा करने का कोई इरादा नहीं दिखाया। किसी भी परस्पर विरोधी राय के आड़े न आने के कारण अकैनो को लगा कि वे नौसेना पर पूरी तरह से नियंत्रण कर सकते हैं और उन्होंने व्यापक सुधारों को लागू करना शुरू कर दिया। युद्ध के दौरान उच्चस्तरीय युद्ध शक्ति की कमी को गहराई से महसूस करते हुए उन्होंने विश्व सरकार के समक्ष एडमिरलों की संख्या बढ़ाकर 5 करने और शिचिबुकाई के रिक्त पदों को भरने का प्रस्ताव रखा। उनका मानना था कि युद्ध की असफलता के बावजूद नौसेना को ऐसे समय में और भी मजबूत दिखना जरूरी है। विश्व सरकार, जो बढ़ती समुद्री डाकू गतिविधियों से चिंतित थी, ने भी इस प्रस्ताव का समर्थन किया। परिणामस्वरूप वाइस एडमिरल मोमोसागी और चैटन, जिन्हें आरक्षित बलों के रूप में तैयार किया गया था, आसानी से एडमिरल के पद पर पहुंच गए। इसके अतिरिक्त नौसेना की वैश्विक भर्ती योजना भी शुरू की गई, जिसका उद्देश्य एडमिरल के पद को पूरा करने के लिए नागरिकों में से 2 शक्तिशाली व्यक्तियों को खोजना था। अकैनो की योजना के बारे में सेवानिवृत्त सेनगोकू और गोपाल किनारे से उदासीन भाव से देखते रहे। अब उन्हें निराशा का एहसास हो रहा था और उन्होंने कोई राय व्यक्त न करने का फैसला किया। जब ईशान को यह खबर मिली, तब तक ड्रैगन हंटर समुद्री डाकू ट्रावोल्टा लौट चुके थे और अब नई दुनिया में स्वर्ण सम्राट तेजोरो के विशाल जहाज की तलाश में यात्रा कर रहे थे। स्काइपिया से लाए गए सोने का आदान प्रदान करने का समय आ गया था। उसकी याददाश्त से बिल्कुल अलग अब उलझी हुई कहानी ने ईशान को हक्का बक्का कर दिया। शुरू में तो उसे लगा कि अच्छा हुआ कि आओकिजी ने अकैनो से द्वंद्व युद्ध नहीं किया और इसलिए घायल नहीं हुआ। लेकिन सूर्या और कुइना का भी आओकिजी के पीछे पीछे चले जाना ईशान को अंदाजा नहीं था। उसने सोचा था कि कुइना नौसेना में ही रहेगा। ईशान अच्छी तरह जानता था कि शिचिबुकाई के पदों को भरने की नौसेना की योजना चल रही है। ऐसी स्थिति में व्हाइटबियर्ड का तथाकथित पुत्र एकलव्य वेविल शिचिबुकाई में से एक बन सकता था। हालांकि उसके शामिल होने से एडमिरल जेफिर निराश हो जाता और वह गुस्से में वहां से चला जाता। उस समय जेफिर की मरीन गुरिल्ला इकाई उसका पीछा करती और नियो मरीन में बदल जाती। क्या इसका मतलब यह है कि जेफायर के जाने से समुद्र में 2 नई नौसेनाएं उभरेंगी?
नौसेना में 5 एडमिरल की संख्या तक विस्तार